हेलो एंड वेलकम ऑल और सबको जय हिंद। तो दोस्तों फ्राइडे को 22 मार्च को स्वतंत्रवीर सावरकर मूवी रिलीज हुई थी और उसका रिव्यू मैंने उसी दिन अपलोड भी किया था। और जैसा कि हम सब जानते हैं ये मूवी हिस्ट्री पे बेस्ड है और सावरकर जी के जीवनी पर आधारित एक इस मूवी की कहानी है, स्टोरी लाइन है। रणदीप हुडा भी सावरकर जी से इसी प्रकार से प्रेरित हुए हैं और उन्होंने ये फिल्म एक जुनून के साथ बनाई है। And no doubt his performance and dedication for portraying Savarkarji's role in this movie is highly commendable. रणदीप एक मंजे हुए कलाकार है और उनका अभिनय हमेशा से ही बेहतरीन रहा है, चाहे वो सरबजीत हो या फिर चार्ल्स शोभराज की भूमिका या फिर रंग रसिया के राजा रवि वर्मा। उन्होंने हमेशा से ही अपने डेडिकेशन से और अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है। लेकिन इस मूवी में वीर सावरकर जी को तो मानो उन्होंने जिया है। इस मूवी के बाद रणदीप हुडा को सावरकर जी से अलग करना काफी मुश्किल होने वाला है एंड एवरीवन विल अप्रिशिएट हिम फॉर हिज डेडिकेशन इन दिस मूवी। बट सिंस इट्स अ बायोपिक ऑफ अ मैन हु इज वेरी इन्फ्लुएंशियल एंड हैज रूट्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, उन पे एक नैतिक जिम्मेदारी थी कि इतिहास को डिस्टॉर्ट ना करके दिखाने की, और वहां पर उनसे कुछ गलतियां हुई है। सो वी विल डिस्कस अबाउट इट इन दिस वीडियो। So this is your host Shrikant presenting the second video on Swatantravir Savarkar movie. So kindly watch this video till the end as I'm gonna share some facts which we all should be aware about. इस वीडियो में फैक्ट्स बताऊंगा और उनके आधार पर मेरे विचार भी शेयर करूंगा which might be subjective or may differ from someone's opinion and it is not to disrespect anyone. So let's get started. तो इस मूवी से रणदीप हुडा ये बताना चाहते हैं कि कैसे आज़ादी का पूरा श्रेय अभी तक गांधी जी को ही दिया जाता था और वो अभी बंद करो, विच इज कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल इफ ही डज नॉट रेजोनेट विद द आइडिया ऑफ नॉन वायलेंस, ही हैज राइट टू क्रिटिसाइज इट। और इसी वजह से वो गांधी जी की अहिंसा की आइडियोलॉजी को और खुद गांधी जी को पूरी फिल्म में एज अ विलन पोर्ट्रे करते हुए नजर आते हैं। सावरकर जी को सभी क्रांतिकारियों से बड़ा दिखाने के लिए उन्होंने मूवी में कुछ ऐसे सीन्स दिखाए हैं जो सावरकर जी की जिंदगी में कभी हुई नहीं थे। मेरा मानना है कि ये सीन्स या फिर घटनाएं दिखाए बिना भी सावरकर जी का योगदान महान था, ये बताया जा सकता था, क्योंकि सावरकर जी शहीद भगत सिंह या फिर नेताजी बोस की प्रेरणा ना होते हुए भी अपने आप में महान थे। उनको महान दिखाने के लिए हुडा जी ने जो झूठ अपनाया है या फिर दिखाया है और उसके लिए उन्होंने इतिहास की छेड़छाड़ की है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। उन्होंने ये मूवी अगर पूरी तरह फैक्ट पर बेस्ड, किसी को नीचा दिखाए बिना या फिर इवेंट्स के साथ छेड़छाड़ किए बिना फॉल्स नैरेटिव के बगैर बनाई होती तो इस मूवी को बिना कोई संकोच के हर कोई सेलिब्रेट करता, चाहे वो खुद नेताजी सुभाष चंद्र की फैमिली हो या फिर खुदीराम बोस की फैमिली। लेकिन चूंकि ये डॉक्यूमेंट्री नहीं है, ये एक फिल्म है और हर फिल्म में एक हीरो के साथ विलन होना भी जरूरी होता है, और इसी सोच के हिसाब से रणदीप हुडा ये मूवी बनाते हुए नजर आते हैं। और इस मूवी में उन्होंने विलन बनाया है महात्मा गांधी जी को और उनकी अहिंसा की आइडियोलॉजी को। तो शायद उन्होंने ये किसी एक पार्टी का विश्वास संपादन करने के लिए या फिर उन्हें खुश करने के लिए किया हो, ये संभावना भी दुर्लक्षित नहीं की जा सकती। एंड दिस इज कंप्लीटली सब्जेक्टिव, दैट्स माय व्यू पॉइंट। खैर, इतिहास में सावरकर जी, गांधी जी, डॉक्टर अंबेडकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह और अन्य सभी क्रांतिकारियों का योगदान अतुलनीय है, और इन सबको हम सुनी सुनाई बातों पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान से या फिर किसी मूवी में दिखाए जाने वाले उनके चरित्र से जज नहीं कर सकते। हमें उन सबको पढ़ना होगा, तभी हम इनका भारत की आज़ादी में क्या योगदान था ये समझ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं रणदीप हुडा के ऐसे ही कुछ स्टेटमेंट्स की। सो इन द ट्रेलर रणदीप हुडा, हु हैज प्लेड सावरकर जीज रोल, सेज दैट गांधी बुरे नहीं थे, मगर वो नहीं होते तो भारत 35 साल पहले ही आज़ाद हो चुका होता। बट इन रियलिटी गांधी जी अफ्रीका से भारत में आए ही जनवरी 1915 में थे। तो हुडा जी के मुताबिक अगर माने तो गांधी जी भारत में आने के 3 साल पहले ही भारत को आज़ादी मिल जानी चाहिए होती थी। तो इन फैक्ट्स के मुताबिक हुडा का ये स्टेटमेंट बहुत ही मिसलीडिंग सा है, जिसे उन्हें गांधी जी और उनकी अहिंसा की आइडियोलॉजी कितनी बेकार थी ये साबित करने की कोशिश की है। हुडा जी ने काफ़ी बुक रीडिंग और रिसर्च किया है ये मूवी बनाने के लिए, ऐसा वो बताते हैं, मगर फिर भी थोड़ा सा और हिस्ट्री और फैक्ट चेक कर लेते और 35 साल की जगह अगर 25 साल बोलते तो लोगों को उनकी इस लापरवाही भरे स्टेटमेंट और जो झूठ वो फैलाना चाहते हैं और गांधी जी को डिफेम करना चाहते हैं उस पर यकीन रखना लोगों को और भी आसान हो जाता।
इंटरव्यूज में रणदीप बताते हैं कि वो गांधी जी की भी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन यह मूवी देखने के बाद बहुत सारे लोग गांधी जी को गलत ठहराते हुए नजर आएंगे, उनको उनकी अहिंसा की आइडियोलॉजी को और उनको आज़ादी का एक विलन ठहराते हुए नजर आते हैं। शायद ये बात रणदीप हुडा को समझ नहीं आ रही है, या फिर अगर ऐसा नहीं है तो उनका मकसद भी शायद वही हो सकता है। तो अब आगे बात करते हैं दूसरे इवेंट की। तो मूवी में बताया गया है कि भारत के कई क्रांतिकारी जैसे कि भगत सिंह, खुदीराम बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस सावरकर जी की आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड हुए थे, लेकिन सावरकर जी को सबसे बड़ा दिखाने के लिए रणदीप यहाँ पर भी एक फॉल्स नैरेटिव सेट करते हुए दिखाई देते हैं। तो मूवी में दिखाया गया है कि भगत सिंह वीर सावरकर जी से मिलते हैं और उनकी 1857 पे लिखी हुई किताब को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की इच्छा जाहिर करते हैं, लेकिन ऐसा वास्तविक में हुआ ही नहीं था। वास्तविक में भगत सिंह और सावरकर जी एक दूसरे से कभी मिले ही नहीं थे और उनकी मुलाकात का कोई सबूत भी नहीं है, क्योंकि जब सावरकर जी को काला पानी की सजा हुई थी उस वक्त भगत सिंह 1911 में सिर्फ 4 साल के थे, तो उस बीच उनकी मुलाकात का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके अलावा सावरकर जी जेल से बाहर आते हैं 1924 में, और वो भी एक कंडीशन के साथ दैट ही वुड नॉट पार्टिसिपेट इन any political activity nor leave the Ratnagiri district without the permission of district collector until 1937। एंड सो इस बीच में भी उनकी मुलाकात की संभावना बहुत कम दिखाई देती है, और भगत सिंह कभी रत्नागिरी गए थे इसका भी कोई सबूत नहीं था। दूसरी तरफ भगत सिंह को जेल हुई थी 1929 में, तो इट्स इम्पॉसिबल दैट भगत सिंह और सावरकर जी मिले थे, और इस बात की कहीं भी कोई भी पुष्टि नहीं की जाती। लोगों के दिल में भगत सिंह को लेकर बहुत ज़्यादा इज्जत है, क्योंकि उन्होंने कभी अपने किए पर माफ़ी नहीं मांगी और हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। उल्टा जब भगत सिंह के पिताजी ने भगत सिंह के बिहाफ में एक पिटीशन लिखी थी, तो खुद एक पिता तक को एक लेटर लिखा था जिसमें वो अपना रोष और नाराज़गी व्यक्त करते हैं। ये लेटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, भगत सिंह के बहुत सारे लेटर्स पब्लिक के लिए अवेलेबल है जो उन्होंने अपने साथियों को और अपने पिताजी को लिखे थे। तो उसमें कहीं पर भी सावरकर जी के नाम का मेंशन नहीं किया गया है कि वो उनसे प्रेरित थे। भगत सिंह कार्ल मार्क्स की पॉलिटिकल फिलॉसफी, जिसे हम मार्क्सिज्म कहते हैं, उससे प्रेरित थे। भगत सिंह प्रेरित थे रशिया की रिवॉल्यूशनरीज से, जो कि उनके लेटर्स में हमें साफ साफ दिखाई देता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें मर्सी पिटिशंस की, तो भगत सिंह उसके सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि हमें अगर कुछ किया है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी खुद की है, और उसका अंजाम चाहे कुछ भी हो, अगर वो आजीवन कारावास हो या फिर फांसी, हमें उसे स्वीकार करना होगा। और ये सब भी मैं खुद अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये भी उन्होंने लिखा है सुखदेव जी को लिखे हुए उनके लेटर में। जब सुखदेव जी भगत सिंह से ये बात करते हुए पत्र लिखते हैं कि या तो उन्हें रिहाई चाहिए या फिर उनको सुसाइड करना है, ये इच्छा व्यक्त करते हैं। तो लेटर का कॉन्टेक्स्ट कुछ ऐसा था कि सुखदेव जी वॉज एक्सपेक्टिंग लाइफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर हिम। To him, the idea of remaining in the jail for 20 years was repulsive. So he wrote to Bhagat Singh that in case he is convicted for life, he will commit suicide. He stood for either release or death. There is no middle course. Bhagat Singh ji's reaction to Sukhdev's this letter was very sharp. Serve, suffer and live to struggle the cause. That was his stand. Escaping from the hardships is cowardice, he said. This letter provides one more window to peep into the martyr's mind, that is Bhagat Ji's mind. वो इस लेटर में आगे लिखते हैं कि you say you fail to understand how suffering alone can serve the country. Such a question from a person like you is really perplexing, यानी कि confusing, because how much thoughtfully we love the motto of Naujawan Bharat Sabha, to suffer and sacrifice through service. I believe that you serve as much as possible. Now is the time when you should suffer for what you did. Another point is that this is exactly the moment when you have to lead the entire people. वो आगे लिखते हैं, man acts only when he is sure of justness of his action. As we threw the bomb in the legislative assembly, after the action, it is the time for bearing the consequences of the act. Do you think that had we tried to avoid the punishment by pleading for mercy, we would have been more justified? No, this would have had an adverse effect on the masses. We are now quite successful in this endeavor. उसके आगे वो लिखते हैं, people like us
उसके आगे वो लिखते हैं, पीपल लाइक अस हु आर प्राउड टू बी रिवोल्यूशनरी इन एवरी सेंस should always be prepared to bear all the difficulties, anxieties, pain, and suffering which we invite upon ourselves by the struggles initiated by us and for which we call ourselves revolutionaries. Do you mean to apply that had we not entered the field, no revolutionary work would have taken place at all? If this be your contention, then you are mistaken. Though it is right that we also proved helpful to an extent in changing the environment, but we are only a product of the need of our times. तो इस लेटर से हम साफ समझ सकते हैं कि भगत सिंह किस तरह मर्सी पिटिशन से या फिर सुसाइड करने के सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था अगर हमने कुछ किया है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी खुद की होनी चाहिए और वो करने के बाद उसका जो भी अंजाम होगा उसे भुगतने के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए और इसी से हम खुद को एक क्रांतिकारी कहला सकते हैं। ये पूरा उनका नैरेटिव था जब सुखदेव जी रिहाई के बारे में या फिर सुसाइड के बारे में बात करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा उन्होंने उस लेटर में क्लियरली बात की है कि कैसे वो कार्ल मार्क्स से और रशियन रिवॉल्यूशनरी से प्रेरित है। उनके लेटर्स में वो अपने साथियों को कॉमरेड कह के बुलाते हैं, ऐसा दिखाई देगा। जो खुद एक रशियन वर्ड है, कॉमरेड एक रशियन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है मेट, कलीग और अलाई, यानी कि साथीदार। सो दिस ऑल्सो प्रूव्स हाउ मच ही वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम रशियन रिवॉल्यूशन। आप ये लेटर्स देख सकते हैं, साथ ही में इन लेटर्स की लिंक भी शेयर कर देता हूँ अपने डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद उनका और एक लेटर है जो उन्होंने लिखा है बटुकेश्वर दत्त जी को। बटुकेश्वर दत्त वॉज अ मेंबर ऑफ HSRA, दैट इज हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिन्होंने 1929 में भगत सिंह जी के साथ मिल के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में स्मोक बॉम्ब्स का धमाका किया था एंड was also sentenced for imprisonment of काला पानी, और उन्होंने लगभग 13 साल ये सजा काटी और इस बीच वो कोई मर्सी पिटिशन नहीं लिखते और 13 साल के बाद जब रिलीज होके बाहर आते हैं तब भी वो इमीडिएटली क्विट इंडिया मूवमेंट ज्वाइन कर लेते हैं। तो उनको लिखे गए लेटर में भी भगत सिंह या यही कहते हैं कि उन्होंने जो किया उस पर उन्हें गर्व है और वो हंसते हंसते फांसी चढ़ जाएंगे। वो लिखते हैं इस लेटर में, द जजमेंट हैज बीन डिलीवर्ड, I am condemned to death. In these cells, besides myself, there are many other prisoners who are waiting to be hanged. The only prayer of these people is that somehow or other the way they may escape the noose. Perhaps I am the only man amongst them who is anxiously waiting for the day when I will be fortunate enough to embrace the gallows for my ideal. I will climb the gallows gladly and show to the world as how bravely the revolutionaries can sacrifice themselves for the cause. तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे भगत सिंह अपने किए पे गर्व महसूस करते हैं और उन्हें उसमें कोई माफ़ी मांगने की ज़रूरत महसूस नहीं होती और उसके लिए वो खुशी खुशी फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार है। और यही आगे वो बटुकेश्वर दत्त भी कहते हैं कि आप भी अपनी लाइफ प्रिजनमेंट सफ़र करने वाले हैं, जो कि शायद उतना ही बुरा होगा, लेकिन मुझे पता है कि आप इससे भी कुछ अच्छा ही प्रूव करोगे जिससे भारत की जनता में एक क्रांतिकारी विचार फैलने लगे। तो दिस वाज द भगत सिंह एंड हिज आइडियोलॉजी। 23 मार्च 1931 को शहीद भगत सिंह और उनके दो कॉमरेड्स यानी कि शहीद राजगुरु और शहीद सुखदेव, इनको फांसी दी जाती है और उस वक्त भगत सिंह जी की उम्र केवल 23 साल की होती है, लेकिन बावजूद कि उनके सामने उनका पूरा जीवन पड़ा था, उन्होंने अंग्रेजों से माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया, जैसा कि उनके कुछ शुभचिंतक और परिवार के सदस्य उनसे चाहते थे। भगत सिंह के पिताजी ने तो खुद ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक मर्सी पिटिशन लिखी थी भगत सिंह के बिहाफ में, और जब भगत सिंह को इस बात का पता चला तब उन्होंने उनके खुद के पिता तक को एक लेटर लिखा जिसमें वो कहते हुए नजर आते हैं कि ये मर्सी पिटिशन लिखकर उन्हें लग रहा है कि किसने उनके साथ एक विश्वासघात किया है। ये बात खुद वो अपने पिताजी से कह रहे हैं, यानी कि इस बात से समझ में आ सकता है कि वो मर्सी पिटिशन के कितने खिलाफ थे। और अब आखिर में बात करते हैं सावरकर जी की मर्सी पिटिशन और भगत सिंह की मर्सी पिटिशन के बारे में। सावरकर जी को अंडमान की जेल हुई थी 1911 में, और अंडमान के सेक्युलर जेल में जाने के कुछ ही समय बाद यानी कि लगभग 6 महीने के अंदर ही उन्होंने अपनी पहली मर्सी पिटिशन लिखी थी। और उसके बाद फिर 1913 में उन्होंने एक मर्सी पिटिशन लिखी थी होम मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल, जिनका नाम था रेजिनाल्ड क्रडाउ।
तो ये जब 1913 में अक्टूबर नवंबर के बीच 1913 में जेल में विजिट करने जाते हैं, तब सावरकर जी उनके सामने ये मर्सी पिटिशन पेश करते हैं। उसमें वो लिखते हैं कि आई एम रेडी टू सर्व द गवर्नमेंट इन एनी कैपेसिटी दे लाइक, फॉर एज माई कन्वर्जन इज कॉन्शियस, सो आई होप माई फ्यूचर कंडक्ट वुड बी। By keeping me in the jail, nothing can be caught in the comparison to what would be otherwise. The mighty alone can afford to be merciful, and therefore, where else can the prodigal son return to but the parental doors of the government? Hoping your honor will kindly take into notion these points. और इसी पिटिशन में वो अपनी पहली लिखी हुई पिटिशन का जिक्र भी करते हैं। वो लिखते हैं, इन द एंड may I remind your honor to be so good as to go through the petition of clemency that I sent in 1911 and to sanction it for being forwarded to the Indian government. Savarkar had again filed his third mercy petition on September 14, 1994, soon after World War I broke out. उसमें लिखते हैं, I most humbly beg to offer myself as a volunteer to do any service in the present war that the Indian government think fit to demand from me. Here he is representing British as Indian government. I know that a kingdom does not depend on the help of the insignificant individual like me, but then I know also that every individual, however insignificant, is duty bound to volunteer his or her best for the defense of that kingdom. And this petition was also rejected in December 1, 1994. On November 2, 1916, Savarkar was promoted to a class 2 prisoner into a political prisoner who had access to books, permission to meet relatives, and no restriction on the number of letters to send home. In 1920, the Indian National Congress and leaders such as Mahatma Gandhi, Vallabhbhai Patel, and Bal Gangadhar Tilak demanded Savarkar's unconditional release. Savarkar had submitted his last mercy petition on March 30, 1920. In his last petition, he assured the British that every intelligent lover of India would heartily and loyally cooperate with the British people in the interest of India herself. वो इस petition में आगे लिखते हैं, whether you believe it or not, I am sincere in expressing my earnest intention of treading the constitutional path and trying my humble best to render the hands of the British Dominion a bond of love and respect and of mutual help. Such an empire as is foreshadowed in the proclamation wins my hearty adherence. For verily I hate no race or creed or people simply because they are not Indians. But if the government wants a further security from me, then I and my brother are perfectly willing to give a pledge of not participating in politics for a definite and reasonable period that the government would indicate. आगे वो लिखते हैं, this or any pledge that is of remaining in a particular province or providing or reporting any movements to the police for a definite period after our release, any such a reasonable conditions meant genuinely to ensure the safety of the state would be gladly accepted by me and my brother. तो दूसरी तरफ भगत सिंह ने एक पिटिशन लिखा था, वो मर्सी पिटिशन नहीं था, बस एक पिटिशन था, क्योंकि दूसरी तरफ भगत सिंह खुद को एक वॉर प्रिजनर बतलाते हुए नजर आते हैं इस पिटिशन में। उन्होंने जो किया उसके लिए कहीं पर भी वो माफी मांगते हुए नहीं दिखाई देते या फिर रिहाई की बात नहीं करते। वो इस लेटर में लिखते हैं, फर्स्टली दैट देयर एग्जिस्ट अ स्टेट ऑफ वॉर बिटवीन ब्रिटिश नेशन एंड द इंडियन नेशन, एंड सेकेंडली दैट वी हैड एक्चुअली पार्टिसिपेटेड इन दैट वॉर एंड वर देयरफॉर आर वॉर प्रिजनर्स। और आखिर में कहते हैं, वी वांटेड टू पॉइंट आउट दैट अकॉर्डिंग टू द वर्डिक्ट ऑफ योर कोर्ट वी हैड वेज्ड वॉर and were therefore war prisoners, and we claim to be treated as such. That is, we claim to be shot dead instead of to be hanged. तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे भगत सिंह खुद को एक वॉर प्रिजनर कहलाते हैं, और उन्होंने एक वॉर में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक वॉर चल रहा है और उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और उस वजह से वो एक वॉर प्रिजनर है, और उसी तरह उनको एक सजा दी चाहिए मिलिट्री द्वारा शूट करने की, ना कि फांसी दी जाने की। ये वो मांग करते हुए नजर आते हैं इस पिटिशन में। और सावरकर द्वारा और भगत सिंह द्वारा इस लिखी हुई पिटिशंस दोनों के बीच विचारों में कितना अंतर है, ये इस लेटर से साबित हो सकता है। तो जो व्यक्ति अपने पिता पर मर्सी पिटिशन फाइल करने के लिए गुस्सा हो सकते हैं, शहीद सुखदेव की जेल से रिहाई या फिर सुसाइड करने की उनकी इच्छा पर उनसे नाराज होते हैं, और रिवॉल्यूशनरीज होने के नाते
ऐसे विचार हमें शोभा नहीं देते, ये बताते हुए नजर आते हैं और उन्हें ऐसा ना करने से परावृत्त करते हैं और यही सब लेटर में लिखते हैं। और आखिर में कैसे उन्होंने एक पिटीशन द्वारा बताया कि हमने जो किया है वो एक वॉर का हिस्सा था और उन्हें इसी के हिसाब से सज़ा मिलनी चाहिए। ये पिटीशन में वो मांग करते हैं, ना कि कोई रिहाई या फिर माफ़ी मांगते हैं। वो किसी भी कारण के लिए मर्सी पिटीशन लिखने के खिलाफ थे और ऐसा उन्होंने उनके लेटर से हम साफ साफ समझ सकते हैं। तो भगत सिंह ने सावरकर की बुक्स बेशक पढ़ी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सावरकर जी की 1857 की फ्रीडम फाइट पे लिखी गई बुक उनके जेल में जाने से पहले के विचारों से प्रेरित थी। और बेशक उस वक्त सावरकर एक क्रांतिकारी थे, मगर जेल से रिहा होने के बाद सावरकर क्रांतिकारी कम और एक हिंदुत्व लीडर ज्यादा बनकर रहे हैं, जिसका फायदा अल्टीमेटली ब्रिटिश सरकार को हुआ, चूंकि अब इंडिया में 3 अलग अलग तरह के विचारधाराओं के पक्ष निर्माण हो गए थे, एक कांग्रेस, एक हिंदू महासभा और एक मुस्लिम लीग। भगत सिंह सपोर्टेड द आइडिया ऑफ कॉमन नेशनलिज्म। भगत सिंह ने इस विचार का समर्थन किया है कि धर्म एक निजी मामला है और इस धर्म को बिना किसी राजकीय हस्तक्षेप के इंडिविजुअल्स पर छोड़ देना चाहिए। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात उन्होंने कोहाट में जो एक दंगे हुए थे उसके बाद 1927 में प्रकाशित एक लेख में लिखी है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसकी लिंक भी मैंने शेयर की है। सो इन दिस आर्टिकल ही राइट्स, द मार्टियर्स ऑफ 1914 and 15 had separated religion from politics. They understood the religion is a personal matter which needed no interference from others. But they all agreed that religion should not enter politics because it does not allow people to work together for common cause. This was the reason why during the revolution called by the Ghadar party, people remained united. Here, Sikhs, Hindu and Muslims were put on gallows for the cause of revolution. Even though we have different religious beliefs, if we separate religion from politics, we all can stand together in the matter of politics and national cause. We hope that the true sympathizers of India will think over solutions and will save India from following the path of self-destruction. So this makes it quite clear that it was never the likes of Savarkar, but the Ghadarites and the Russian revolutionaries who influenced Singh the most. It was the Ghadar movement which gave a secular and patriotic outlook to Bhagat Singh, while socialist writings from thinkers like Lenin and Trotsky formulated his ever-evolving economic ideology. और बाद में आखिर में आते हैं नेताजी और सावरकर जी के रिलेशन के बारे में, उनके संबंध कैसे थे। तो जैसा कि मूवी में बताया गया है, सावरकर जी वॉज इंस्पिरेशन ऑफ नेताजी बोस एज वेल। मतलब क्या ही बताया। नेताजी हैज हिज ओन फॉलोइंग ideology and he was very stubborn on it. Just like Bhagat Singh, Netaji was also in favor of common nationalism and not like Savarkar's हिंदुत्ववादी ideology. नेताजी, सावरकर, गांधी, अंबेडकर, ये सब उस वक्त के ऐसे लोग थे जो भारत की आज़ादी का हिस्सा थे। तो ये लाजमी है कि वो एक दूसरे से मिले और भारत की आज़ादी पे चर्चा करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी लोग सावरकर जी से ही प्रेरित थे। और ये बात खुद नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ग्रैंड नेफ्यू ने भी एक इंटरव्यू में बताई है और उस पर एतराज जताया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये साफ कहा है कि कैसे नेताजी सावरकर और जिन्ना की धर्म के बिहाफ पे देश को बांटने की आइडियोलॉजी के खिलाफ थे। उन्होंने तो रणदीप हुडा को साफ कहा था कि नेताजी बोस को इस मूवी से दूर रखे। तो ऐसे कुछ इवेंट्स है जो रणदीप हुडा ने इस मूवी में बताया है, जो कि नहीं बताना चाहिए थे, जो कि हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करने जैसा है। हिस्ट्री को माफ करके उन्होंने ये बताया है। उनके मुताबिक सावरकर वॉज अ ग्रेट लीडर, बट उनके और नेताजी की आइडियोलॉजीज में काफ़ी अंतर था। वो एक दूसरे से असहमति दर्शाते हुए नजर आते हैं और इसी वजह से उन्होंने नेताजी बोस को इस फिल्म से दूर रखने के लिए कहा था। सो एक सावरकर वो है जो 1857 की लड़ाई को इंडिया का पहला फ्रीडम स्ट्रगल कहते हैं और बहुत ही लिबरल वैल्यूज़ के साथ इंडिया की फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, लंदन से या फिर इंडिया में। और दूसरी तरफ है सावरकर जो काला पानी की सजा होने के बाद के सावरकर जो हिंदुत्व पर जोर देते हैं और इस प्रोसेस में उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज में बहुत शिफ्ट नजर आता है। सो आई वुड लाइक टू कंक्लूड माई ओपिनियन दैट I don't want to prove that Savarkar ji was Mafiveer or not. It's totally subjective to everyone. But besides all that, his contribution to India's freedom fight or Marathi literature or Hindutva will remain significant. ये सब मर्सी पिटिशंस और भगत सिंह के लेटर यहाँ पर रखकर मुझे ये नहीं बताना कि कैसे सावरकर जी की आइडियोलॉजी गलत थी।
सावरकर जी's contribution to India's revolution was important, लेकिन चूंकि सावरकर जी ने मर्सी पिटिशंस लिखे और इसलिए उस पर लोगों के भिन्न विचार हमेशा बनते रहेंगे और उसलिए उस पर डिबेट भी होता रहेगा। मैं बस ये फैक्ट्स के साथ बताना चाहता हूं कि कैसे सावरकर और भगत सिंह दोनों की आइडियोलॉजीज एक दूसरे से अलग थी और मूवी में जैसा बताया गया है कि भगत सिंह और नेताजी सावरकर जी से प्रेरित थे, वो किस तरह रणदीप जी का एक फॉल्स नैरेटिव था। तो रणदीप हुडा ने ये फिल्म बड़े ही डेडिकेशन के साथ बनाई है, लेकिन अगर जैसा ऊपर मैंने बताया, अगर वो हिस्ट्री की छेड़छाड़ किए बिना अगर ये फिल्म बनाते तो ये फिल्म हर व्यक्ति सेलिब्रेट करता। इससे रणदीप क्या हासिल करना चाहते हैं, सरकार को खुश करना चाहते हैं या नहीं, या फिर कुछ और, ये खुद वही जाने। तो फिल्म देखने जरूर जाइए, लेकिन ये मूवी रणदीप हुडा का सावरकर जी का एक वर्जन है। उसमें से बस सावरकर जी के पॉजिटिव से लीजिएगा और साथ ही इतिहास जानने की कोशिश कीजिए। गांधी जी या किसी को भी इस मूवी से जज मत कीजिएगा। गांधी जी की अहिंसा ने समाज के हर निचले हिस्से के लोगों को भारत की आजादी की लड़ाई में एकजुट किया था और जिससे ब्रिटिश सरकार की रोजाना कामकाज पर हमेशा असर पड़ता था, क्योंकि ये एक मास मूवमेंट थी। उनका योगदान इसलिए हम इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते। बुद्ध, महावीर, दादू, नानक, रैदास, गांधी, ये सब ऐसे व्यक्तित्व है कि इन पर सुनकर राय ना बनाए। मगर जिस तरह से लोग इस मूवी के बारे में बात कर रहे हैं उसके देखने के बाद, उससे ये साफ पता चलता है कि कैसे गांधी जी को वो विलन ठहराते हुए नजर आते हैं, कैसे वो देश की आजादी में गांधी जी को एक विलन बताते हुए नजर आ रहे हैं। सो प्लीज आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट दैट रीड द हिस्ट्री बाय योर ओन। इवन आपको मेरे बताए हुए इस फैक्ट्स पर यकीन ना हो, मेक श्योर दैट यू मेक योर ओन ओपिनियन बाय रीडिंग द फैक्ट्स एंड हिस्ट्री बाय योर ओन। सो हम सबको इन क्रांतिकारियों के प्रति सम्मान रखना चाहिए, उनका इतिहास खुद पढ़ना चाहिए और उसके बाद उन पे कोई एक ओपिनियन बनाना चाहिए, चाहे वो सावरकर जी हो, गांधी जी हो, या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, या फिर शहीद भगत सिंह जी। हमें उनका इतिहास पढ़ना चाहिए। सो आई डेफिनेटली वुड लाइक टू मेंशन दिस दैट सावरकर जी का इतिहास बिल्कुल हम सबको जानना चाहिए और इसमें कोई दो राय नहीं है। वो एक ग्रेट रेवोल्यूशनरी थे। उन्होंने अभिनव भारत संगठन से सशस्त्र क्रांति की शुरुआत की थी। लंदन में फ्री इंडिया सोसाइटी को चला के उन्होंने वहाँ के स्टूडेंट्स को इंडिया की इंडिपेंडेंस में कंट्रीब्यूट करने के लिए इन्फ्लुएंस भी किया था और उनके हिंदुत्व, रिलीजन और कास्ट सिस्टम को लेकर जो विचार थे वो भी बहुत प्रोग्रेसिव थे। लेकिन सावरकर जी को मानने वाले जो भी लोग हैं वो बस सावरकर जी की स्वातंत्र की लड़ाई और वहाँ तक ही उनके विचारों को सीमित रखते हैं। उनके हिंदुत्व, रिलीजन और कास्ट सिस्टम को लेकर जो विचार थे उन्हें वो ठुकराते हुए नजर आते हैं, उनसे वो आंखें फेरते हुए नजर आते हैं। सावरकर जी का मानना था कि भारत में ब्रिटिश जैसे घुसपैठियों ने जो राज किया है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था भारत का कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वाला सिस्टम। उनके मुताबिक हिंदुओं ने जातिवाद बंद करना चाहिए और ऊंच नीच वर्ण का व्यवहार जड़ से मिटाना चाहिए। उन्होंने हमेशा से हिंदू धर्म से जाति प्रथा खत्म हो जाए ये सोच सबके सामने रखी। कैसे हम सबको जाति छोड़कर एज ए हिंदू यूनाइट होना चाहिए ये हमेशा से बताया और उसके लिए इंटरकास्ट मैरिजेस को प्रमोट करना होगा, इस पर उनका जोर था, क्योंकि यही एक चीज थी जो जाति को एक दूसरे से द्वेष कम करने में मदद कर सकती थी और हिंदुओं को एज ए रिलीजन एक दूसरे से यूनाइट कर सकती थी। सावरकर के मुताबिक भारत में एक 7 कड़ियां हैं जो उनको बांधे हुए रखती थी प्रोग्रेस करने से, और वो कड़ियां तोड़ना बहुत अनिवार्य था। वो 7 कड़ियां ऐसी थी। एक कड़ी थी स्पर्शबंदी की, यानी कि छुआछूत की कड़ी, जैसे कि ऊंची जात वाला नीची जात वालों को छू नहीं सकता, उनसे दूरी बनाए रखेगा। दूसरी कड़ी थी रोटीबंदी की, यानी कि अपने से कम वर्ण वालों के या फिर जाति वालों के साथ वो खाना नहीं खा सकते, उस पर एक बंदी थी। उन्होंने वो बंदी लगा रखी थी, तो वो भी तोड़ने की एक जरूरत सावरकर जी ने बताई थी। उसके अलावा थी बेटी बंदी की बंदी, यानी कि इंटरकास्ट मैरिज पर बंदी। तो ये सबसे उनका मेन इंपॉर्टेंट एजेंडा था कि इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट करना चाहिए जिससे जाति भेद नष्ट हो जाए। उसके अलावा थी व्यवसाय बंदी, यानी कि कुछ स्पेसिफिक कास्ट को ही कुछ स्पेसिफिक व्यवसाय ना करने की बंदी। उसके अलावा थी सिंधु बंदी, यानी कि भारत के बाहर ट्रैवल करके काम करने से अपनी कास्ट और रिलीजन भ्रष्ट हो जाएगा, इस अंधविश्वास की कड़ी। छठी कड़ी थी वेदोक्त बंदी, यानी कि कुछ कास्ट को वेदों का अभ्यास करने की बंदी और कुछ ही लिमिटेड कास्ट को उसकी परमिशन होने की बंदी। उसके अलावा शुद्धि बंदी, यानी कि जो लोग हिंदू धर्म से कन्वर्ट होकर दूसरे रिलीजन को अपना लेते हैं उन पर फिर से हिंदू धर्म अपनाने की बंदी। तो ये सभी जो बंदी थी वो एक
पाबंदी लगाते थे इंडियंस पे, भारतीयों पे प्रगति के लिए। तो उनके मुताबिक ये सातों कड़ियाँ तोड़ना बहुत अनिवार्य था जिससे हम प्रगति कर सकते थे। लेकिन सावरकर जी के जाने के इतने सालों के बाद अभी तक भी इनमें से बहुत सारी चीज़ें अभी तक भी फॉलो की जाती है, और खुद को सावरकर के फॉलोअर्स कहने वाले लोग उनके हिंदुत्व के विचार को आज भी अपने एजेंडा के हिसाब से जितना जरूरी है उतना ही यूज करते हुए नजर आते हैं। उनके विचार बहुत ही प्रोग्रेसिव थे और अभी भी आज की जनरेशन वो पूरी तरह अपने आप में ढाल नहीं सके, तो ये डेफिनेटली समाज का एक दुगलापन है। So I would like to request that don't fall prey to this kind of agenda of these political parties. Try not to spread hatred and take only positives of Savarkarji's or any revolutionary's life. And lastly, I am sharing the links of all the documents I have referred to and used in this video for my research. So that's it for my end, guys. Thanks to all who stayed till the end. And before leaving, like, share and subscribe my channel if you like my work. Thanks and take care.